ओके। तो बच्चों हम लोगों ने अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना, उसको अपन ने डिस्कस किया था लास्ट ऑफलाइन सेशन के अंदर। तो हमने देखा था बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो भी स्टडी हम लोगों ने करी थी वो थी बच्चों एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर का मतलब ये है, और मैक्सिमम जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों वो फिक्स है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है, नहीं लिखा है तो हम बाई डिफॉल्ट का लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बच्चों कैसा होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली न्यूट्रल। और उसका जो पीएच होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है तो बच्चों उसकी पीएच की बात करेंगे तो पीएच अपन बिल्कुल बोल सकते हैं कि पीएच इज 7। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू 7 इफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज न्यूट्रल। पीएच 7 होगा, एज वेल एज पीओएच की बात करते हैं इट इज ऑल्सो 7। जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों मोल्स क्या होगा, है ना, रूम टेम्परेचर पे मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स भी हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। तो मोल्स कितना निकल के आया था, वाटर मॉलिक्यूल्स की मोल्स निकल के आए थे आपके 55.55। ठीक है ना, ये हम लोगों ने कैसे निकाले थे, 1000 उसकी डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। तो वहां से अपने 1000 ग्राम लिया था, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18 एटॉमिक मास, या जो मॉलिक्यूलर मास वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये 55.55 कहाँ से आया था, ठीक है, 1000 जो आपका ग्राम था डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और डिवाइड बाई 18 इसका था मोलर मास, है ना, ग्राम पर मोल। इससे अपन ने सॉल्व किया था। तो मोल्स आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन भी बच्चों फाइंड आउट किया था, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा रूम टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अपन ने क्या किया था, मोल्स। मोल्स बच्चों 55.55 डिवाइड बाई 1 लीटर। तो इसका भी आंसर यही आया था, 55.55 मोल लीटर इनवर्स, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज करने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। मोल्स कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल्स का 55.55 मोल्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 55.55 मोल लीटर इन वर्स। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों बात करी थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में कि इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, उसकी वैल्यू कितनी आई थी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका आया था 1.8 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, दिस इज अल्फा। अल्फा भी हमने फाइंड आउट किया था क्लास में, आपको एक्सप्लेन किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट भी फाइंड आउट किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही थी आयोनिक प्रोडक्ट की। यस, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आया था, 1.8 इंटू 10⁻⁹। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट, तो हाँ 10⁻, बिल्कुल सही है, यस, 10⁻14 करेक्ट है। ठीक है ना, तो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻14 निकल के आई थी। और उसके साथ हमने एक पॉइंट और बच्चों डिफाइन किया था कि इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, तो वो भी आपकी थी 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है ना, तो आपको मैं बस बोलता हूँ कि कुछ वैल्यूज आप ध्यान रखो कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मोल्स बच्चों रूम टेम्परेचर कितना होगा, 55.55। कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे अपन तो 55.55 मोलिटर बर्स्ट। एल्फा कितना होगा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10⁻⁹। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ड्राइव भी किया था। आयनिक प्रोडक्ट की बच्चों वैल्यू कितनी होगी, 10⁻14। और आयनाइजेशन आप कांस्टेंट बोलो या फिर आपकी इक्विलिब्रियम बोलो, तो कितना वैल्यू आता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन और देखा था कि बच्चों एट रूम टेम्परेचर आपका पीएच एंड पीओएच का रिलेशन क्या होता है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये निकल के आता है पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पी के डब्ल्यू क्या है, पी के डब्ल्यू बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है, पहले के डब्ल्यू होगा, के डब्ल्यू का पी के डब्ल्यू लिया गया तो माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू आता है पीएच प्लस पीओएच। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक सी बात है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली में है क्या ये। जैसे अपन बात करते हैं के डब्ल्यू क्या होगा, तो के डब्ल्यू होगा आपका यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अपन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चों बात कर रहे हैं तो अपन के डब्ल्यू लेंगे, है ना। जैसे अपन ने के ए यूज किया था तो इट इज फॉर एसिड वीक एसिड, है ना। के भी अपन लिया था, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस, है ना। इसी तरीके से के डब्ल्यू का मतलब है इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, H प्लस आयन का जो आपका एक्टिव मास है ना कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का। तो आप ऐसा करो माइनस लॉग के साथ ना दोनों, माइनस लॉग बेस 10 के साथ दोनों साइड में आप मल्टीप्लीकेशन करा दो। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से होगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, ठीक है। देन बीच में यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, देन माइनस लॉग OH माइनस आयन। आपको पता है कि माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, दिस इज पी के डब्ल्यू, ठीक है। माइनस लॉग H प्लस आयन का मतलब क्या होगा, दिस इज पी एच। और माइनस लॉग OH माइनस आयन का मतलब क्या होगा, POH। तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आता है PH प्लस POH। और पी के डब्ल्यू की एक्चुअली बच्चों वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे पीएच एंड पीओएच दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 7। तो रूम टेम्परेचर पे पीएच एंड पीओएच दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 7। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे जो पीएच और पीओएच है दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप लगा दो। तो मैं ऐसा करता हूँ पीओएच को मॉडिफाई करता हूँ पीएच के टर्म में, तो पीओएच की जगह ना मैं 7 ही पुट कर देता हूँ। अरे बात समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसा करो पीओएच को ना थोड़ी देर के लिए पीएच बोल सकते हो बिकॉज दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। और पीएच प्लस पीएच कितना हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से 17, 7 प्लस 7 तो आपका 14। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से निकल, तो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 14। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यस बिल्कुल करेक्ट है। तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी के डब्ल्यू बोल सकते हो, या फिर इसे आप बोल सकते हो कि सर पी के डब्ल्यू इक्वल टू हो सकता है 2 इंटू पी एच। ये भी रिलेशन आप बोल सकते हो, है ना। लिखने के तरीके हैं, बिकॉज जब क्वेश्चन आता है तो आपके सारे रिलेशन दिमाग में आने चाहिए, है ना। इस तरीके से अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर पी के डब्ल्यू इक्वल टू 2 इंटू पी एच, है ना। ये भी रिलेशन आपका वर्क कर सकता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सभी क्लियर हो गया, ओके। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने मैंने शेयर किया, ये देखो, है ना। जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है कि पीएच पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू का क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से पीकेडब्ल्यू इक्वल टू आ गया पीएच प्लस पीओएच 14 एट रूम टेम्परेचर, है ना, 298 केल्विन। नहीं, रूम टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। हम क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के साथ 273 का एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना, केल्विन में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, देन 9, देन आपका 2, है ना। तो 298 केल्विन बोलो आप, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट 298 केल्विन पे वाटर मॉलिक्यूल्स का पीएच पीओएच दोनों वैल्यू 7 होती हैं। तो अपन ने फाइनलाइज किया है कि कुछ इस तरीके से रिलेशंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसा हमने बच्चों डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि जब टेम्परेचर को अपन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो पीएच है वो किस तरीके से आपका शिफ्ट होगा, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, है ना। उसकी अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी मेमोराइज नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल मतलब ध्यान दे सकते हो, बट मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है डाटा को, ठीक है। तो पीएच एंड पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे बात करते हैं बच्चों पहले 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस। तो एनसीईआरटी के अंदर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में है, 90 डिग्री सेल्सियस के बारे में भी है, बट इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आए हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर ना आपको जो वैल्यूज हैं, है ना, वो वैल्यूज आपको दी जाती हैं, वैल्यूज गिवन होती हैं, बट फिर भी आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। इफ इन केस वैल्यूज नहीं दी तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू होगी आपकी पीएच की, पीओएच की, एच प्लस आइन की, है ना, या केडब्ल्यू की। तो उस पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मैं आपको ना के डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं कराता हूँ, आप इसको कैसे याद रखोगे वो इसका लॉजिक बताता हूँ। आप याद रखो पीएच से कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पीएच कितना होगा, और 25 पे कितना होगा पीएच, और 90 पे कितना होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आप टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हो तो पीएच की वैल्यू बच्चों किधर शिफ्ट होती है, एसिडिक मीडियम के साइड में। देखो 7 से 6 में कन्वर्ट किया,
जब टेम्परेचर कम होगा, देखो 25 से 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर लेस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कर रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो 7 से कितना हो गया, 7.47। तो बेसिक बात है कि टेम्परेचर कम करोगे तो वही जो आपका पीएच पॉइंट है ना, पीएच की वैल्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वही पीएच पॉइंट है वो 7.47 न्यूट्रल पॉइंट, और 25 पे कितना पीएच आता है, 7 इज न्यूट्रल पॉइंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको मिलेगा एसिडिक मीडियम में पीएच पॉइंट। इसी तरीके से पीओएच की बात कर लेते हैं, तो पीओएच बच्चों वैसे ही शिफ्ट करेगा, कोई चेंज नहीं होगा, है 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पीओएच भी डिक्रीज करेगा, वो 6 हो जाएगा एसिडिक मीडियम, और टेम्परेचर कम करेंगे तो हो जाएगा 7.47। जस्ट आपको ध्यान रखना है, कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं है आपको, एक बार आप देख रहे हो तो आपसे यहीं से आइडिया बैठ जाएगा कि सर 3 ही टेम्परेचर है, 25 पे सभी को याद होता है, 0 हम कम करेंगे तो 7.47, इंक्रीज करेंगे तो 90 वाला क्वेश्चन, तो आपका 6, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब बच्चों पता है कि आपको पीएच पता है, पीओएच पता है, तो वहां से आप क्या देखो, ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो पीएच पता है तो H प्लस साइन निकाल सकते हो, पीओएच पता है तो OH माइनस साइन निकाल सकते हो, क्योंकि पता है कि H प्लस साइन इक्वल टू क्या होगा, अगर आपको पीएच पता है ना, तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता है, वही पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 देन H प्लस साइन। तो H प्लस साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, H प्लस साइन हो जाएगा 10 रेज टू माइनस पीएच, है ना, 10 रेज टू माइनस पीएच, ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो ये अपन ने किया है, H प्लस साइन निकालना है तो 10 रेज टू माइनस में 7.47, यहाँ से आपका 10 रेज टू माइनस 7, यहाँ से 10 रेज टू वही माइनस 6। पीओएच, अगर आपको OH माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, आपको पीओएच पता है तो क्या करेंगे अपन, तो देखो ये 10 रेज टू माइनस 7.47, यहाँ पे 7 था तो 10 रेज टू माइनस 7, 10 रेज टू माइनस 6। तो आपको सिर्फ अगर पीएच पता है तो उससे आप पीओएच बता सकते हो, बिकॉज दोनों में एक जैसा चेंज है, और बाकी H प्लस साइन क्या होगा, OH माइनस साइन होगा, वो ऑटोमेटिक। तो मैं करूँ नीचे वाली वैल्यूज तो याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, बस एक आपको रेंज पता होनी चाहिए पीएच की। तो पीएच की रेंज अगर आपको पता है तो बाकी के नीचे के आप डाटा को बड़ी आसानी से ध्यान रख सकते हो। अब बच्चों आते हैं अपन पी के डब्ल्यू और के डब्ल्यू पे। तो आपको पता है कि सर 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है और पी के डब्ल्यू कितना होता है। तो के डब्ल्यू अभी बच्चों हमने निकाला था वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, के डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपन बात कर रहे हैं। तो के डब्ल्यू कितना था आपका 10⁻⁻14। अगर मैं पी के डब्ल्यू निकालूंगा तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 देन बच्चों यहाँ से के डब्ल्यू, ये बेसिक होगा ना। अब पता है कि सर के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, -10⁻14, आप लॉग लोगे तो माइनस माइनस प्लस तो 14 आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रहेगा आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 10⁻14 और आपका ये 14। बाकी अगर इधर बच्चों बात करेंगे तो यहाँ से 7 से 6 हुआ था, है ना, तो जस्ट एक काम करो आप, इसका ट्वाइस कर दो, 6 का ट्वाइस करेंगे अपन तो 12, इसका लगभग ट्वाइस करेंगे तो आपको मिलेगा 14.94 के राउंड, मतलब जस्ट ट्वाइस करना है, अप्रोक्स डाटा की तरफ आप जाना है, ऐसा नहीं कि 7.47 आपको दे रखा है या 7.37 दे रखा है, तो आप कुछ नहीं करना, जो पीएच आपको दे रखा है उसका ट्वाइस कर देना, तो पी के डब्ल्यू के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। बाकी के डब्ल्यू तो आपको फिर यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इस टेबल से अगर क्वेश्चंस कभी आते हैं, और क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिसमें आप बिल्कुल फ्री के मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई दिमाग लगाना नहीं है, बड़ी आसानी से स्कोर आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स न्यूट्रल बट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। सो के डब्ल्यू बच्चों करेगा इंक्रीज, पी के डब्ल्यू करेगा डिक्रीज, पीएच भी करेगा डिक्रीज एंड पीओएच करेगा डिक्रीज, बट पीएच एंड पीओएच इक्वल टू कितना होगा, 6, है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर हमने बच्चों जैसे इंक्रीज किया 25 से 90 डिग्री सेल्सियस, तो पीएच और पीओएच की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6, है ना। ये बेसिक से रिलेशन है, इसको आपको प्लीज ध्यान रखना है। यस, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन से आपको बेहतर चीज समझ में आएगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया है कि पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे क्या होगा, बताओ बच्चों आंसर क्या होना चाहिए। 298 का मतलब इट इज रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल्स का, हाँ, क्या आंसर आना चाहिए, वेरी इजी, कितना आना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, यस इट इज 7।
है ना, पीएच आपका 7 मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वो 298 का मतलब वो रूम टेम्परेचर ही है, ठीक है बच्चों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यस, पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पे कितना होगा? तो पता है कि सर एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे होता है, पीएच की वैल्यू 7, तो मैंने 373 किया है, मतलब टेम्परेचर को ना मैंने इंक्रीज किया है। और टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो उस केस में पता है कि पीएच क्या होगा बच्चों, 7 से नीचे जाएगा, पीएच विल डिक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? यस, आंसर पीएच लेस देन 7। देखो कितने मतलब आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस आपको लॉजिक पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट 273, तो 298 पे कितना होता है? अभी हमने देखा बच्चों पीएच की वैल्यू 7 होती है। अब टेम्परेचर हमने कम कर दिया, और कम करके बच्चों कितना कर दिया, 273 केल्विन। तो उस केस में आंसर क्या होगा? पीएच की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, 7 से ऊपर जाएगी, तो ग्रेटर देन 7। परफेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा है, उसमें H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स में H प्लस है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। आपको जब ये क्वेश्चन रीड करोगे और रीड करने के बाद आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली में कि सर 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है और 1 ml H2 के अंदर कितने H प्लस आयन होंगे। जैसे आप सिंपल सा आप इमेजिन करो कि आपने एक ग्लास के अंदर एक बीकर में आपने 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया, उसमें कितने H प्लस आयन होंगे। तो सीरियसली मतलब निकालना थोड़ा सा इलॉजिकल जैसा लगता है, बट आपको एक बार मैं समझाता हूँ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, एक बार में समझना, ध्यान दो। मैंने कहा बच्चों 1 ml, तो एक बीकर है हमारे पास, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो जब 1 ml वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो आपको पता है कि सर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो H प्लस आयन भी होता है उसके पास, और उसके पास OH माइनस आयन भी होता है। बट उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि सिर्फ H प्लस आयन के नंबर बता दो। यस, तो अब इसको सॉल्व अपन मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। कैसे? ध्यान दो, आपको पता है कि जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो बेटा कौन सा टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बोला था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा इट मींस इट इज रूम टेम्परेचर, उस पर ही कहानी हो रही है। तो एट रूम टेम्परेचर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना था, 10⁻⁻⁷। आप सभी को पता होना चाहिए बिकॉज पीएच इक्वल टू 7 होता है, इट इज क्लियर। पीएच की वैल्यू अगर 7 होगी तो H प्लस आयन कितना होगा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। समझ में आ रहा है? तो 1 लीटर में कितने मोल्स मिल गए आपको, 10⁻⁷। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 लीटर का मतलब बच्चों 1000 ml, बिकॉज क्वेश्चन में ना ml के बारे में पूछा गया है। तो ml के बारे में पूछा गया है तो मैंने क्या किया, उस 1 लीटर को ना ml के टर्म लिख दिया 1000 ml। तो 1000 ml अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें कितने H प्लस आयन आपको मिलेंगे, 10⁻⁷। तो प्लीज बच्चों इस डाटा को याद आपको रखना ही पड़ेगा, और बहुत ही आसान सा है, कुछ भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट डाटा नहीं है कि पीएच की वैल्यू 7 याद करना बहुत इलॉजिकल जैसा है। उससे H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻⁷ निकल के आती है मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना कितना मोल्स होगा H प्लस आयन का, 10⁻⁷, है ना, -7 मोल्स H प्लस आयन मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सर आपको मोल्स मिल गए, तो मोल्स मिल गए तो नंबर कैसे निकाला जाए। तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पता है आपको, एन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइड बाई एन है। आपको मोल पता है, आपको एन की वैल्यू पता है, तो एन निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एन कितना हो जाएगा, 10⁻⁷। जो मोल कितना है, 10⁻⁷, -10⁻⁷ इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये अपन लिख दिया है। तो 10⁻⁷ इंटू एवोगाड्रो नंबर H प्लस आयन आपको मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन में किसने पूछा है बच्चों, 1 ml के साथ, तो 1 ml में कितना होगा, 1000 ml में कितना आया था, 10⁻⁷ इंटू एन ए। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁷ एन ए डिवाइड बाई 1000। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 10⁻10 एन ए H प्लस आयन। और ये समझ में आ रहा है? तो 10 की पावर -10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, हो सकता है इसका मल्टीप्लीकेशन दे दे आपको साथ में 6.022 10⁻23 का, नहीं देता है तो कोई इश्यू नहीं, आपको यही टिक करना है 10⁻10 इंटू एन। परफेक्ट, सभी को समझ में आया ना क्वेश्चन? यस, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यस, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 10⁻16। देखो उसने कहा है आयोनिक प्रोडक्ट, मैंने आयोनिक प्रोडक्ट आपको भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बट उसने कहा है कि सर जो आयोनिक प्रोडक्ट है एक्चुअली में अपन निकालते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन ने आयोनाइज कराया तो क्या मिल गया,
H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो हमने निकाला था बच्चों की K इक्वल टू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर अपन ने K इंटू वाटर कर दिया था बच्चों, है ना। तो यहाँ से आपको KW डिफाइन हुआ था और वो आया था आपका H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। आपको पता है कि सर रूम टेम्परेचर पे OH माइनस आयन की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁷। OH माइनस आयन में कितना था, 10⁻⁷। इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लीकेशन किया था तो बच्चों आंसर आया था 10⁻14। दिस इज एट रूम टेम्परेचर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो उसने वही बच्चों कहा है कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, नॉट एट रूम टेम्परेचर। उसने बोला है कोई एक टेम्परेचर है, वो अगर वो बोलता कि अगर वो कुछ भी नहीं बोलता ना क्वेश्चन में, तो आपको कितना लेना पड़ता, 10⁻14। समझ में आ रहा है? बाई डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर लेना पड़ता है। बट उसने जब हिंट किया है कि बच्चों एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट मींस कि क्वेश्चन में कोई जो टेम्परेचर है जिसकी वजह से आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 10⁻16। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस। अब उसके बाद उसने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है कि देन फाइंड pKw, pH, pOH, H प्लस एंड OH माइनस आयन। ये सारी की सारी वैल्यूज आप बता दो मुझे। तो पता है कि सर KW पता है 10⁻16, तो pKw कितना हो जाएगा? pKw कैसे लिखा जाए KW अगर आपको पता है? तो pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 KW। अरे यही तो होगा ना। बस उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो आप 10⁻16 को, तो -16 फ्रंट पे आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 16। लॉग 10 कितना होगा 1, तो आंसर कितना आया pKw का 16। इस तरीके से बच्चों अपन pH भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी बताया था कि pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या था, pKw। और आपको पता है pH प्लस POH, जहां पे मैं बोलता रूम टेम्परेचर पे pH और POH की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 7 होती है ना। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रूम टेम्परेचर पे दोनों वैल्यू 7 होती है भाई, इन दोनों का एडिशन pKw होता है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। बट 7 आपको नहीं लेना है। 7 क्यों नहीं लेना है? बिकॉज उसने पहले से बोला है कि सर इन दोनों का जो एडिशन है ना वो कितना आ रहा है, pKw की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। आपको 16 लेना है। 16 कब आएगा, तो यहाँ पे ये 6 हो जाए और ये भी कितना 6 हो जाए। आपको समझ में आ गया? यस। तो pH प्लस pOH दोनों को अपन ने एक टर्म में लिख दिया, pH प्लस pH, बिकॉज pOH बराबर pH होता है। तो 2 इंटू pH इक्वल टू pKw, और pKw कितना है 16, तो 16/2 आंसर इज 8। तो आपका pH भी 8 होगा एज वेल एज pOH की वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी। समझ में आ गया? बाकी आपको H प्लस साइन फाइंड आउट करना है, तो आपका बेसिक सा आइडिया है कि 10⁻⁻pH कर दो। अब pH कितना आया था 8, तो 10⁻⁻8। और आपका OH माइनस साइन कितना हो जाएगा, वो भी 10⁻⁸। अब उसने वो एक टर्म पूछा है कि भाई H प्लस साइन और ये OH माइनस साइन दोनों के एडिशन करोगे तो आंसर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया है फिर 10⁻8 प्लस 10⁻8। आप कॉमन लोगे तो कॉमन लेने से क्या 10⁻8 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 10⁻8। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। किसी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है? ओके परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों यहाँ पे, फाइंड H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन of a 0.1 capital M aqueous solution of 5% ionized acid। वो उसके लिए Ka की वैल्यू आपको Kw की वैल्यू दे रखी है 10⁻40। कैसे सॉल्व करेंगे? यस आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1, है ना। आपको C की वैल्यू गिवन है, C इज इक्वल टू 0.1 कैपिटल M। ठीक है, आपके पास अगर कॉपी रखी है आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर, इसका एक्सप्लेनेशन बिना देख के भी। और क्वेश्चन के अंदर आपको KW की वैल्यू दे रखी है, तो KW इज इक्वल टू 10⁻14। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है, आपका उसमें रिवीजन होगा, आप परफेक्ट हो गए। तो KW कितना दिया है 10⁻14, ये दो वैल्यूज आपको दिए हैं। तो उसने कहा कि H प्लस साइन और OH माइनस साइन आप बता दो, जहां पे 5% आयोनाइज के बारे में बात करी जा रही है। बेटा 5% आयोनाइज का मतलब इट इज अ वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना।
एल्फा कितना है 5%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो या आयोनाइज बोलो, बात एक ही है। 5% का मतलब होता है 5/100, तो जिसका मतलब है 0.05। तो एल्फा आपको देखो, एल्फा पता है, सी पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और बच्चों की डब्ल्यू की वैल्यू पता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया कि भाई हमारे पास ऑब्वियसली एक एसिड के बारे में बात करी जा रही है, तो हम लिख लेते हैं एच ए। एच ए एसिड, इसको बच्चों पानी में डिसॉल्व किया गया है, तो एच ए डेफिनेटली वीक एसिड होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे के डब्ल्यू के बारे में बात करी है, और इसने बोला है कि एसिड बच्चों आयोनाइज हो रहा है, तो 5% ही आयोनाइज हुआ है। आपके पास था 100%, 100% आयोनाइज ना होकर 5% हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो 5% आयोनाइज होने का मतलब ऑब्वियसली एसिड कैसा है? वीक एसिड है ना? एसिड कैसा होगा आपका? वीक एसिड आपको दिया जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, आप लॉजिक समझो। लॉजिक में क्या होगा कि बच्चों एसिड H प्लस आयन को निकालेगा, और वो H प्लस आयन कहाँ शिफ्ट करेगा, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, सामने से बच्चों एक एसिड से आया H प्लस आयन, जो HA एसिड दे रखा था ना, उस HA एसिड से आया H प्लस आयन, और यहाँ से आपको A माइनस आयन, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो H प्लस आयन बच्चों डेफिशिएंट होगा, जिसका कन्फ्यूरेशन होगा 1s0। तो यहाँ से लोन पर बच्चों इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो मैंने बताया कि भाई एक ऑक्सीजन के साथ ना 3-3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे स्टिक होने वाले हैं, एक लोन पेयर बचेगा, बाकी प्लस चार्ज। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयन। याद है आपको? दिस इज कॉल्ड H3O प्लस, दिस इज हाइड्रोनियम। EM आयन ना पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो H3O प्लस आयन बनेगा। दूसरा क्या बच्चों आपको मिलेगा? आयंस की फेस की बात करें अपन, तो HCO प्लस आयन रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो OH माइनस आयन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा बच्चों क्या है, तो आपका जो एसिड था HA, उससे कॉन्जुगेट बेस आपको मिलेगा A माइनस आयन। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आयंस, या पॉसिबिलिटीज वो आपको देखने को मिल सकती हैं। समझ में आया यहाँ तक? यस। अब बच्चों बोलते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो लॉजिक लिखने का आपको मैंने सिखाया था, तो आपका टी इक्वल टू 0 पे C कॉन्सेंट्रेशन। बाकी दोनों ये कितने होंगे आपके? 0 एंड 0। देखो A माइनस के बारे में कहीं नहीं पूछा गया तो उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि वो भी 0 होगा, बट उसके बारे में रहने दो। जिसको नहीं पूछा गया तो फिर जाने दो, क्यों जबरदस्ती उसमें यूज करो। नेक्स्ट है आपका टी इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज एसिड इज वीक एसिड, तो टी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? C माइनस सी अल्फा। यहाँ से कितना बनेगा? C अल्फा, और ये कितना होगा आपका? C अल्फा, बिकॉज कॉफिशिएंट सभी के 1/1 है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सर H3O प्लस आयन और जो H प्लस आयन होगा, ऑब्वियसली उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? वो C अल्फा ही होगी एट इक्विलिब्रियम। और C अल्फा का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.05 है ना, ये दे रखा है C अल्फा। तो 0.05 आपको अल्फा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। तो 0.1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया बच्चों H3O प्लस आयन बोलो या फिर H प्लस आयन बोलो, बात तो एक ही है। उसका आंसर कितना होगा आपका? एक्चुअली मैं क्या बोलता हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिजोल्व करते हैं बच्चों, जब किसी एसिड को मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ, तो उस केस में जो एसिड से H प्लस आयन निकलेगा, वो H प्लस आयन किस फेज में एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस किस फेज में होता है, तो वो उसका H प्लस आयन जो बच्चों होता है किसी भी एसिड का, वो एग्जिस्ट करता है H3O प्लस आयन में। तो या तो आप H3O प्लस आयन बोलो या फिर आप H प्लस आयन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है न्यूमेरिकली। समझ में आ रहा है? बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एसिड से जब H प्लस आयन निकलता है, तो बच्चों वो H प्लस आयन की फेज में भी एग्जिस्ट करता है, या फिर अपन उसे H3O प्लस आयन की फेज में भी लिख सकते हैं, बिकॉज H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा तो बच्चों हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन है, H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन है, इन दोनों की वैल्यू बराबर कैसे हो सकती है? तो एक्चुअली में H3O प्लस आयन जो लिखा है वो H प्लस आयन ही है एक्चुअली में। समझ में आ गया ना? न्यूमेरिकली ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे H प्लस आयन की वैल्यू बच्चों मिल गई। अब आपको पता है कि सर KW की वैल्यू ये होती है, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? 10 बिकॉज टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो रूम टेम्परेचर पे ही बात करी जा रही है। तो 10⁻14, आपको H प्लस आयन की वैल्यू पता चली तो OH माइनस आयन निकल के आएगा। तो OH माइनस आयन क्या होगा? 10⁻14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻3। हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2 इंटू 10⁻12 के अराउंड। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस, इट इज क्लियर।
कोई डाउट्स है आपको तो आप पूछ सकते हो। यस, ओके, यस। तो नेक्स्ट बच्चों, एक हम लोगों ने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर बच्चों हम लोगों ने किए कुछ क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना? बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये क्वेश्चन जो है, ये जो रिलेशन की बच्चों अपन बात करने वाले हैं के एंड के बी, तो इसके बारे में मैं पहले से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है? मैं जो बच्चों डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गिवन वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और उसी कॉन्जुगेट बेस और वो जो वीक एसिड दोनों का आपस में इंटर रिलेशन क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि बच्चों ये जो वीक एसिड के लिए के वैल्यू डिफाइन है, तो CH3COOH मान लिया बच्चों हमने, हमारे पास है वीक एसिड, समझ में आ रहा है? अब इस वीक एसिड का बच्चों हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में कराया आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन कराने से आपको क्या मिलेगा बताओ जरा। यहाँ से मिलेगा CH3COO माइनस, और आपको मिलेगा H+ आयन। तो आपको पता है कि सर अगर ये एसिटिक एसिड जो यहाँ पे दे रखा है, इफ इट इज एसिड, तो इससे बनने वाला जो एसिटेट आयन है ये बच्चों क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। ये परफेक्ट है। तो जो के वैल्यू में डिफाइन करूंगा इस एसिड के लिए, और के बी वैल्यू बच्चों में डिफाइन करूंगा इस कॉन्जुगेट बेस के लिए। तो एसिड तो हमारा वही है, उस एक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, आप मेरी बात समझ में आ रही हो? जो हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो गिवन एसिड है, उस गिवन एसिड से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, तो वो जो गिवन एसिड होगा और उसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, उन दोनों का आपस में मैथमेटिकल रिलेशन क्या निकल के आता है उसकी तरफ अपन चल रहे हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस, आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा सर के का मतलब क्या है। के का मतलब है इट इज ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। यस, के बी का मतलब क्या है, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपने इसे आयोनाइज कराया, बेटा डबल एरो क्यों आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ए वीक एसिड, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ से बना आपका एसिटेट आयन और H+ आयन। मैं इसका के निकाल सकता हूँ, तो के क्या लिखा जाएगा, एसिटेट आयन into H+ ion डिवाइड बाई एसिटिक एसिड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो हर एक बात को समझना जरूरी है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये लॉजिक बच्चों समझ में आया ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं कि मैंने कहा था कि इसी वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस, तो मैंने इसी कहा बच्चों, यही कॉन्जुगेट बेस को यहाँ पे देखो अप्लाई किया है। तो दिस इज CH3COO माइनस। अब इसको बच्चों हमने पानी में फिर से डिजोल्व कराया, तो पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन। तो H+ आयन किससे कंबाइन करेगा, इस कॉन्जुगेट बेस के साथ, कर गया ना। तो यहाँ से बन गया एसिटिक एसिड प्लस बन गया OH- आयन। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए हम Kb निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज Kb, आपको पता है कि बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से, तो व्हाट इज बेस, बेस का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो, दीज आर बेस। तो अपन इसलिए यहाँ पे केबी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो केबी इज इक्वल टू क्या होगा, आपका एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे एंड OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई बच्चों आपका एसिटेट आयन। अपने वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिया है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों प्योर होगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ पे यूज किया गया है, इट इज डेफिनेटली प्योर। तो इसका जो एक्टिव मास आता है इट इज 1। अरे समझ में आ रहा है? आप 1 लिख भी लोगे तो 1 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, इसलिए अपन वाटर मॉलिक्यूल्स को बच्चों नहीं लेते हैं। मतलब प्योर लिक्विड एंड सॉलिड, उनकी एक्टिविटी हमेशा कितनी होती है, एक्टिव मास 1। समझ में आ गया? डन। तो ये दो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिला, और उसी बच्चों एसिड से कॉन्जुगेट बेस था, उसका एक्सप्रेशन के भी निकल के आया, ऊपर से के निकल के आया। और हम क्या करते हैं कि के और के बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के इंटू के बी अपन ने किया, तो देखो के ए की वैल्यू देखो होल वैल्यू ये है, और के बी की बच्चों होल वैल्यू ये है। इसमें से देखो कौन कौन टर्म कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दो। देखो इस एसिटिक एसिड से ये एसिटिक एसिड सामने कैंसिल हो जाएगा, इस एसिटिटाइन से ये एसिटाइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपको, आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे H+ आयन और यहाँ पे OH- आयन। तो पता चला कि K इंटू के बी इक्वल टू निकल के आया H+ आयन इंटू OH- आयन। क्या सभी को समझ में आया? और बाकी बच्चों यहाँ से रिजल्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर।
कि सर के इंटू जो के बी आ रहा है उसे अपन लिख सकते हैं 10⁻14 बिकॉज H प्लस आयन इंटू ओ एच माइनस आयन इक्वल टू बच्चों होता है 10⁻14। ये आपको रिलेशन पता है एट रूम टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 10⁻14 होती है। तो हमने K इंटू के बी लिख दिया इक्वल टू 10⁻14। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को? परफेक्ट, यस। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी। तो हमारे पास बच्चों एक रिलेशन निकल के आ गया था फाइनल कि सर के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻14। हम दोनों साइड बच्चों क्या करते हैं, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इस साइड में और इस साइड में माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस लॉग के, देन माइनस लॉग के बी और माइनस लॉग 10⁻14। माइनस लॉग के पी के हो जाएगा, माइनस लॉग के बी आपका पी के बी हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको सिर्फ 14। तो पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, और 14 बच्चों क्या वैल्यू होती है? पी के डब्ल्यू। तो ये परफेक्ट रिलेशन आपका निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं रिलेशन भी का फिर से लिख देता हूँ फाइनल। एक बच्चों रिलेशन ध्यान रखना है कि सर के इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻14। जब कोई एसिड और उसका ही बच्चों कॉन्जुगेट बेस का हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में के और के बी का रिलेशन क्या निकल के आता है? 10⁻14। ये फर्स्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना है। सेकंड रिलेशन आपके सामने ये लिखा है और थर्ड रिलेशन आपके सामने ये लिखा है, मतलब वो एक ही बात है दोनों। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की साइड में, ध्यान से समझना। पहली बार क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है गिवन? यस, क्वेश्चन बच्चों गिवन है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड पीएच ऑफ 0.5 कैपिटल एम। आप लिख लो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.5 कैपिटल एम। यस, और क्या गिवन है? और गिवन है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको पता है बच्चों क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि अमोनिया का सॉल्यूशन है। और बच्चों आपको पता है कि अमोनिया बच्चों क्या करता है, जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल से आने वाले H प्लस आयन को अमोनिया एक्सेप्ट करता है। इट मींस अमोनिया प्रोटॉन्स को ले रहा है, तो इट इज ए बेस। अगर बच्चों ये बेस होगा अमोनिया, तो जो वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵, इसको अपन के बोले के बी बोले, बिकॉज अमोनिया इज ए बेस, तो दिस इज के बी वैल्यू। तो के बी वैल्यू कितनी गिवन है? 1.8 इंटू 10⁻⁵। बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं समझने में, मैं हर एक बात को समझा रहा हूँ। बच्चों अमोनिया कैसे बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, है ना, प्रोटॉन्स को ले रहा है, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर ये बेस है तो गिवन वैल्यू 1.8 10⁻⁵ क्या होगी? के बी होगी, के नहीं होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। then also calculate ionization constant of conjugate acid of ammonia। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अल्फा फाइंड आउट किया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत ऐसा नहीं है। जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने लिख ली बच्चों, और लिखने के बाद हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रोसेस तो वही है कि जब अमोनिया को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होगा? अमोनिया को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, तो बनेगा अमोनियम आयन। तो इफ अमोनिया प्रोटॉन को ले रहा है तो अमोनिया विल वर्क एज ए बेस। अगर बच्चों ये बेस होगा तो इससे बनने वाला अमोनियम आयन क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो मैंने बताया बेटा कि कॉन्जुगेट एसिड बेटा अक्सर क्या होते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आ रहा है? ओके। अब इस रिएक्शन को भी आप समझ सकते हो, रिएक्शन कैसे यहाँ पे लिखी गई है। इस रिएक्शन में यही पॉइंट है कि भाई अमोनिया के साथ हमने वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया था, H प्लस और OH माइनस आयन, ये किसी वाटर मॉलिक्यूल से आएंगे, तो इसमें से जो एक H प्लस आयन होगा वो यहाँ पे अटैक कर गया। अटैक करने से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4 प्लस, इससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज है, इस पे एक प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस बैलेंस होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये यहाँ पे लिखा गया है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? आपको मेरी बात क्लियर हो रही है बिल्कुल ठीक ढंग से? ओके। अब बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर प्रोसेस में एक्चुअली किसके बारे में बात करी जा रही है ना? तो आपको पता है बीकर में क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अब डिसोसिएशन होगा।
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस आया, तो ये C यहाँ से 0 0, ये T इक्वल टू 0 पे होगा C। नेक्स्ट T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, C में से C अल्फा कम हो गया, बाकी आपका C अल्फा इन C अल्फा का फॉर्मेशन। Kb इक्वल टू क्या बनेगा, Kb हो जाएगा आपका C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलेगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। और आपको पता है कि सर वीक बेस है तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से मिलेगा Kv इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया, अंडर रूट Kb डिवाइड बाई C। Kb आपको पता है, C आपको पता है, आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको अंडर रूट 3.6 इंटू 10⁻⁻5। आप उसको प्रॉपर ढंग से लिखो तो बच्चों 36 कर दो इसे 3.6 को, और 10⁻6 हो जाएगा। आप उसका अंडर रूट लेते हो तो हो जाएगा आपका 36 का 6 और 10⁻3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे दिमाग में कि सर थोड़ा क्वेश्चन का ना लॉजिक समझ नहीं आया, ये दो बातें आपने एक साथ कैसे कर दी। क्वेश्चन में तो अमोनिया के बारे में बात करी जा रही थी, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज क्यों कराया? बिकॉज बच्चों आपको पता है कि जब रिएक्शन लिखी जाएगी तो उस रिएक्शन के अंदर देखो यही तो इसमें लॉजिक छुपा हुआ है कि जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन लिखने में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बिकॉज जब ये जो रिएक्शन लिखी जाएगी, ये इस रिएक्शन के अंदर हम लोग किसको लेते हैं बच्चों, अरेनियस एसिड या लेते हैं अरेनियस बेस को। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज अमोनिया के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो एक्चुअली वीक बेस होता है। और अमोनिया की अगर बात करेंगे, अमोनिया भी एक वीक बेस कैटेगरी में आता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, H+ आयन के बारे में पूछा गया, आपको क्वेश्चन के अंदर पीएच के बारे में पूछा गया, आपको क्वेश्चन में के के बारे में पूछ सकता है, के बी के बारे में पूछ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? तो वो टर्म आप ऊपर से डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने चेंज किया है, फिर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाती है तो फिर वहां से आप OH माइनस साइन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो OH माइनस साइन कितना हो जाएगा, C इंटू अल्फा। OH माइनस साइन क्या था, C इंटू अल्फा। तो C का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे, ये आपका आ गया OH माइनस साइन। तो POH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस साइन। तो आंसर इज 2.52। इस तरीके से आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पीएच पता है तो 14 माइनस दिस पीओएच, तो पीएच आ गया। तो K इंटू के भी क्या होता है, 10⁻14। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻14 डिवाइड बाई जो अभी आपने निकाला था KB कितना है, 1.8 इंटू 10⁻5। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर होगा सभी कॉन्सेप्ट? यस। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बच्चों मैंने डिस्कस किया था आपसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जहां पे मैंने बात करी थी बच्चों पीएच ऑफ मिक्सचर्स, है ना। ये मैंने जेई बी में भी डिस्कस किया है ना। अभी आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं तो उनकी पीएच अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ठीक है, और मिक्सचर्स ऑफ बेस के बारे में आ जाए, आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये सब डिस्कशन किया है हमने। तो यस, यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया, आगे निकाल दिया, इसलिए ध्यान दो। तो पीएच ऑफ मिक्सचर्स में सबसे पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपन। मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कल इस पे ऊपर एक क्वेश्चन भी था ना, यही सी के स्टूडेंट्स को पता होगा, इस लॉजिक पे क्वेश्चन भी हमने दिया था। तो पीएच ऑफ मिक्सचर्स, तो बच्चों दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2। तो मैंने कहा था आप कैसे सॉल्व करो, नॉर्मलिटी से, है ना, नॉर्मलिटी। तो फर्स्ट की N1B1, सेकंड का N2B2, लास्ट वाले का बच्चों क्या हो जाएगा आपका N3B3। बाकी आपको लिखने का तरीका यही है कि H+ साइन की वैल्यू क्या होगी, तो अपन लिखते हैं ना इस तरीके से N1B1 प्लस N2B2 इज इक्वल टू N3B3। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, N3। तो N3 क्या हो जाएगा, मुझे बताओ B3 की बच्चों वैल्यू कितनी होगी, B3 हो जाएगा B1 प्लस B2, है ना, ये आपको बताया था मैंने। तो यहाँ से N3 का रिजल्ट क्या होगा, N3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1B1 प्लस N2B2
डिवाइड बाई बच्चों होगा B1 प्लस B2। अगर आपको याद हो तो हमने यही किया था सॉल्व। तो यहाँ से अगर मैं 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करूंगा, तो 2 एसिड को मिक्स कर रहा हूँ, दोनों का नेचर बच्चों एसिडिक नेचर है, तो N3 इज ए कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, H प्लस साइन की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? यस। तो H प्लस साइन की वैल्यू ये आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों कहीं बोला गया है साथ में कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया जा रहा है और उसके बाद पानी को भी डाला जा रहा है, तो क्या करेंगे अपन, तो एक काम करेंगे, जो नीचे B3 दिख रहा है ना, B3, ये B3 वाला ये टर्म, तो B3 के साथ अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में एडिशनली बोला जाता है कि वाटर इज एडेड, तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को B3 के साथ ऐड कर देंगे, बस वो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना? क्विक रिवीजन है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिक्सचर ऑफ बेस, कि भाई बेस को मिक्स करेंगे तो 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करें तो आंसर क्या होगा, तो भी आप लिख सकते हो वही, है ना, OH माइनस साइन इज इक्वल टू N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बोला गया एक्स्ट्रा, तो नीचे अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, ये OH माइनस साइन के बारे में पता चलेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड कैसे निकालेंगे अपन, मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड, तो वहां पे मैंने हेल्प बच्चों ली थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ये वीक एसिड है, तो जो वीक एसिड है तो उस केस में क्या आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हेल्प में लेना पड़ेगा, बिकॉज उनका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होने वाला है। और वीक एसिड जो है उसका बच्चों अल्फा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, अल्फा परसेंटेज इज लेस देन 100% होगा, तो उस केस में अल्फा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे उनके साथ तो 100% आयोनाइजेशन होगा, तो अपन वहां पे अल्फा यूज नहीं कर रहे थे। अल्फा तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा आपका वीक एसिड या वीक बेस। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वीक एसिड है, तो फर्स्ट एसिड है HA, सेकंड एसिड है आपका HB। HA को हमने लिया बच्चों T=0 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो ये 0 0 होंगे दोनों H प्लस और AH माइनस ए माइनस आयन। और फिर टी इक्विलिब्रियम पे C1 में से कितना कम हुआ, C1 माइनस अल्फा 1, तो H प्लस कितना बनेगा, C1 इंटू अल्फा 1, ए माइनस कितना बनेगा, C1 इंटू अल्फा 1। बट हमें मतलब किससे है, हमें मतलब बच्चों सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से है कि इक्विलिब्रियम पे H प्लस आयन कितना होगा, तो दिस इज C1 इंटू अल्फा 1। सेम प्रोसेस विद HB, डिफरेंट आपका वीक एसिड, तो यहाँ से मिलेगा H प्लस साइन कितना, C2 इंटू अल्फा 2। बस इन दोनों को उठा के ऐड कर देना है, तो H प्लस साइन कितना आ गया, C1 इंटू अल्फा 1 प्लस C2 इंटू अल्फा 2। समझ में आ रहा है? एक रिजल्ट आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया। दूसरा बच्चों रिजल्ट क्या आ सकता है कि आप अल्फा को रिप्लेस कर दो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट K डिवाइड बाई C होता है, तो एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से ये वाला। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एक ये भी रिजल्ट आता है, H प्लस साइन इज इक्वल टू K इंटू C1 प्लस K इंटू C2। तो कभी किसको अप्लाई करना है वो समझ लो, जब क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो फिर इसको अप्लाई करना है ना, जब क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, जब क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो, मतलब के गिवन हो, तो फिर इसको अप्लाई करना। समझ में आ रहा है? बाकी देखो दोनों में C1 तो बिल्कुल वही कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का एसिड का। बाकी अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर के के बारे में बात करेगा तो सेकंड फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिक्सचर्स ऑफ वीक बेस। तो सेम कहानी आपको वीक बेस को लेके भी समझनी है कि सर वीक एसिड को मिक्स करेंगे तो वो रिजल्ट आया था आपके सामने, तो बस जहां पे के था वहां के भी कर दो, बाकी तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक बेस मैंने लिया है AOH, एक बेस लिया है मैंने BOH, है ना, बाकी से आयोनाइज कराया तो A प्लस आयन OH माइनस आयन, यहाँ से BOH से B प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन C1 इंटू अल्फा 1, और डिफरेंट बेस दे रखा है उसका C2 इंटू अल्फा 2, दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, तो एक रिजल्ट आपको ये मिल गया फर्स्ट। अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो ये वाला लगाओ फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन बच्चों के भी गिवन है तो लगा सकते हैं अपन सेकंड फॉर्मूला। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसे। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो। फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर्स, फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर्स। मेरी मिक्सचर्स नीचे दे रखे हैं, जरा इनको सॉल्व करके दिखाओ, कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो भाई, है ना। आप, मैं भी सॉल्व करता हूं आपके साथ में। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन में गिवन है 0.1 कैपिटल MHCl 300 ml, आपका ये सॉल्यूशन है। सेकंड एसिड है आपका ये, बोथ एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बच्चों कैसे आंसर लिखेंगे अपन, यस, H प्लस आयन इज इक्वल टू N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। बोलो N1 कितना होगा, मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर से।
तो मोलरिटी कितनी है 0.1। फर्स्ट केस में कोई इश्यू नहीं है, वो 0.1 इंटू 1 0.1 रहेगा, इंटू कर देंगे वॉल्यूम इज 300 ml प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 0.05, सॉरी मोलरिटी है ये, और आपको नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से नॉर्मलिटी हो जाएगी आपकी 0.1 कैपिटल N, वो 10 हो जाएगा ना, 5 into 10 जो डेसिमल दूर पे अंदर है, तो यहाँ से 0.1 आपको बचेगा, फिर ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 200 ml डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम नीचे कितना है 200 प्लस 300 इट मींस 500। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका 30, इधर कितना हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 500, देन इनको आप सॉल्व करोगे तो 50 डिवाइड बाई कितना 500, और इसे सिंप्लीफाई करोगे 0 0 कैंसिल तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 ना, तो 0.1 आपको मिल गया इसका आंसर 0.1 नॉर्मलिटी निकल के आई बच्चों फाइनल सॉल्यूशन की जो मिक्सचर होगा, और उसने पूछा है पीएच, तो पीएच कितना हो जाएगा इसका, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस लॉग एच प्लस साइन, तो माइनस लॉग n रेज टू -1 करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 1, तो पीएच की वैल्यू कितनी आई 1, है ना। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। सेम सेकंड क्वेश्चन आपको बेस दे रखा है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, याद है ना। इलेक्ट्रोलाइन अर्थ मेटल का लास्ट वाला एलिमेंट बेरियम होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैंने आपको बताया था कल भी क्लास के अंदर, याद रखना, ठीक है ना। और ये पहले से स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट को यहाँ पे HCl यहाँ पे H2SO4 है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड किया गया है, तो क्या करना है, देखो बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बट जब नीचे वॉल्यूम लिखेंगे ना अपन B1 प्लस B2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर 500 को भी ऐड करके सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना। यस, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 कैपिटल M पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्वेश्चन ऐसा कल था अगर आपको याद हो, वहां पे इक्वल वॉल्यूम यूज किया गया था कल जो JEC का पेपर हुआ है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोलरिटी में 0.2, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.3 कैपिटल M, सॉल्यूशन आर एडेड, दोनों को ऐड किया गया है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो पीएच क्या होगा आंसर, जल्दी सॉल्व करो। यस, हाँ सभी लोग सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा। उसने बच्चों क्या कहा है कि इक्वल वॉल्यूम है, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो पहले का वॉल्यूम हो चाहे दूसरे का वॉल्यूम हो, कुछ मत करो तो 1 लीटर मान लो, तो मान सकते हो ना, ये तो आपके हाथ में यूनिट वॉल्यूम, भाई दोनों का अगर इक्वल वॉल्यूम है तो आप उसे 1 लीटर ले सकते हो, कोई इससे कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, बिकॉज वन का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी यहाँ पे होने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो KOH का भी अपन ने मान लिया बच्चों B1, उसका वॉल्यूम 1 लीटर, और NaOH का भी आपका 1 लीटर, बाकी सॉल्व करें अपन जल्दी से तो क्या आएगा, तो मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकालो पहले तो, है ना। मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों के दोनों, यार ना एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आप अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन में क्या है, दिए बेस हैं दोनों के दोनों, बेस देके ना उसने पीएच पूछा है, मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो आप, बेस दोनों दे रखे हैं और बेस देने के बाद उसने पीएच पूछा है, बेस का तो पीओएच होता है, बेस का तो पीओएच होता है ना, तो पीओएच निकालो पहले, या तो फिर उसमें से 14 माइनस करो तो पीएच निकल के आएगा। अभी क्लियर हो रहा है, तो पहले क्या करते हैं, इसका H प्लस साइन नहीं, पहले इसका OH माइनस साइन निकालने की कोशिश करते हैं, बेस गिवन है तो बोलो OH माइनस साइन कितना आएगा, OH माइनस साइन मतलब N3, N3 क्या होगा N1B1 प्लस N2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2, बट यार क्वेश्चन में ना वॉल्यूम दोनों का बराबर दिया है तो कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, N1 कितना हो जाएगा वो 0.2 इंटू 1, बिकॉज बेस रिलीज करेगा 1H प्लस 1 OH माइनस है, तो बैलेंस फैक्टर 1 इंटू 0.2, तो ये 0.2 रहेगा, वॉल्यूम अपन 1 ले लें कोई इश्यू नहीं है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, प्लस N2 भी आपका होगा 0.3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 वो करेंगे तो अपन 2, या फिर ऐसा करो ऊपर वाले को B और B मान लो, दोनों को KOH का भी वॉल्यूम B है, इसका वॉल्यूम भी B है, इसका वॉल्यूम भी B है, तो नीचे B प्लस B 2 भी हो जाएगा ना, ऊपर वाला B से भी कट जाएगा तो भी तो ये रिजल्ट मिलेगा, तो ये आ गया 0.2 प्लस 0.3
डिवाइड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल यस। तो यहाँ से बच्चों आंसर आ गया 0.25, बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चों ने सॉल्व किया 0.25, परफेक्ट। तो बच्चों ये तो OH माइनस साइन की वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ से निकल जाएगा POH, और POH निकालना आपके लिए इजी होगा। और POH निकालने के बाद पीएच क्या करना है, तो 14 में से POH को माइनस कर देना, ठीक है। इतना करोगे, कल मैं चेक करूंगा, फिर हो जाएगा ना सॉल्व। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पे गिवन है, pH of HCl and HNO3 are 2 and 3 respectively. If 200 ml 200 m HCl, ठीक है, and 300 ml HNO3, आई थिंक इट इज ml होगा, ठीक है। यहाँ पे 200 जो है ना, इट इज ml एक्चुअली, वॉल्यूम है HCl का। 300 ml क्या है, HNO3 का वॉल्यूम है, दोनों को मिक्स किया गया है। देन फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, pH आपका क्या होगा, और पीएच इसने पहले दिया है 2 और 3, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो पीएच गिवन है, तो पीएच से क्या निकाल सकते हैं, पीएच आपको 2 गिवन है, तो 2 से H प्लस आइन की वैल्यू 10⁻²। पीएच जिसका 3 गिवन है, वहां से H प्लस आइन की वैल्यू कितनी, 10⁻3। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आपको निकल के आ गया है ना, नॉर्मलिटी। तो यहाँ से आपको H प्लस आइन मिक्सचर क्या होगा, 10⁻² इंटू 200, जो वॉल्यूम गिवन है ना, N1 इंटू B1 N2 इंटू B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2, इट इज 500 है ना, 200 प्लस 300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये आ गया आपका H प्लस आइन। H प्लस आइन आते ही पीएच आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पीएच आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है ना, लॉजिक समझ में आया ना, कि आपको अगर पीएच गिवन है तो पीएच से क्या करेंगे अपन फाइंड आउट, पहले तो H प्लस आइन, H प्लस आइन आते ही फिर वो फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो लास्ट में अपन पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस इसके बाद एक मैंने कॉन्सेप्ट और यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, इस कॉन्सेप्ट को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों मान लो क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हमने मिक्स किया, ठीक है। हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया था, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया था, जहां प्लस आ रहा था दोनों केस में। बीक एसिड बीक एसिड, दो बीक एसिड को मिक्स किया था, दो बीक बेस को मिक्स किया था। अब हम मिक्स करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, तो आंसर कैसे निकालेंगे। यस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका नॉर्मलिटी है Na, वॉल्यूम है Ba। बेस का बच्चों वॉल्यूम है आपका Bb, और आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन है Nb। दोनों को हमने ऐड किया है, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या होगा पीएच का, या पीओएच जो भी होगा, मतलब N3 आपको बताना है, ठीक है। N3 रिजल्ट क्या होगा, तो आपको पता है, एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं मैं, समझ में आ जाएगा। कि मान लो बच्चों जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस दोनों के इक्वल है, इट मींस पीएच आपका सेम भी निकल के आएगा न्यूट्रल। अगर मान लो एसिड के बच्चों 4 हैं और बेस के अगर आपको 2 इक्विवेलेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो करेगा बच्चों डोमिनेंट, कौन कर रहा है डोमिनेंट, एसिड, तो आंसर होगा एसिडिक सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7। अगर बेस करेगा डोमिनेंट, तो इस केस में बेसिक सॉल्यूशन पीएच ग्रेटर देन 7। इसका लॉजिक मैंने क्लास में समझाया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप Na इंटू बी ए करो और Nb इंटू बी करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर बच्चों दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, इट मींस इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच इज 7। दूसरा केस, अगर एसिड के बच्चों Na अगर Na इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसकी वैल्यू अधिक आ रही है Nb इंटू बी से, इसका मतलब कौन कर रहा है डोमिनेंट। यस कौन करेगा डोमिनेंट, आपको पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम में लीटर। मैं एन इंटू बी का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैं चेक कर रहा हूँ बार बार ना, ग्राम इक्विवेलेंट। अगर बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट है दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर एसिड का अधिकार है, तो आंसर इज एसिडिक सॉल्यूशन। और पीएच तो H प्लस एन कैसे निकालेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, इस तरीके से है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और अगर मान के चलो क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि अगर बेस की वैल्यू अधिक आ रही है, तो उस केस में आपको मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन, पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, इस तरीके से है ना। तो ये बेसिक रिजल्ट है, आप इनको डायरेक्टली ध्यान रखो, हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर, ये एसिड है ये बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों को मिक्स किया गया है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। यस आसान क्वेश्चन है।
तो पहले आप निकालो दोनों के केस में 0.1, उसके बाद मोलरिटी से नॉर्मलिटी चेंज करो, मोलरिटी से नॉर्मलिटी में चेंज करो, तो 0.1 इसकी नॉर्मलिटी, इसकी 0.2 नॉर्मलिटी, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 300 का, यहाँ मल्टीप्लाई 200 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 30, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2, ये आ जाएगा 40। तो कौन सी वैल्यू दिखे? ऑब्वियसली सेकंड, 40 इज ग्रेटर देन 30। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है वो बेसिक सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, अरे बेस का है ना 40, तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा, तो H प्लस साइन करेंगे ना पहले। हाँ, अब हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू दिखाई है, तो यहाँ से जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा बेटा? वो निकल के आएगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर OH माइनस आयन से क्या निकालेंगे? POH निकालेंगे, फिर POH से pH निकालेंगे, तो pH हो जाएगा फिर 14 माइनस POH। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से करेंगे सॉल्व। आप बात को समझो, आपको एसिड गिवन है, बेस गिवन है, दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आई है? बेस की ना। बेस की अगर वैल्यू बड़ी आई तो N3 क्या होगा एक्चुअली में? OH माइनस आयन होगा ना। OH माइनस आयन से POH निकालो, POH से फिर आप pH निकालो, हो जाएगा आंसर। हो जाएगा ना सॉल्व ये सभी से? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल ट्राई करना, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आपको। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि pH ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहीं भी डाइल्यूशन का वर्ड यूज किया गया है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी जा रही है। तो किसी सॉल्यूशन में पानी को ऐड करेंगे, है ना, तो नया बीकर आपका जो बनेगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको रिलेट किया था, आप कैसे सॉल्व करो इजी ट्रिक से, m1 इंटू b1 इक्वल टू m2 इंटू b2, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यह आता है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप क्वेश्चन को ना मोलरिटी सॉल्व मत करना, क्वेश्चन को नॉर्मलिटी सॉल्व करो, बिकॉज नॉर्मलिटी इज मोर एक्यूरेट, है ना। तो क्वेश्चंस को आप नॉर्मलिटी से सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो n1 इंटू b1 इक्वल टू n2 इंटू b2, और b2 क्या होगा? b1 प्लस H2O। तो इस क्वेश्चन को भी मैं शेयर करूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर लेना, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट किए हैं काफी सारे पहले। ओके, तो इसके बाद हम लोग आज का सेशन तो यही फिनिश करते हैं, है ना।